वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि 498A का कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होता है और किस कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर होगा और किस कंप्लेंट पर एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि अगर कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर के पास जाती है तो क्या वो एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए बाध्य होगा या उसके पास ये पावर है कि पहले वो एक प्रारंभिक जांच कर ले और उसके बाद एफआईआर को रजिस्टर करे। ये भी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि अगर सपोज करो कि एफआईआर रजिस्टर हो भी जाती है तो पुलिस ऑफिसर किस तरह से गिरफ्तारी करेगा, क्या उसके पास गिरफ्तारी करने का अधिकार है या नहीं है, ये भी समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। और साथ ही साथ समझेंगे कि अगर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, गलत आरोपों पर एफआईआर रजिस्टर हुआ है, पुलिस ने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया है, तो किस तरह से उस एफआईआर को या उस क्रिमिनल केस को आप क्वैश करवा सकते हैं, कैसे आप उसको खत्म करवा सकते हैं, ये भी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि क्या हर एक कंप्लेंट पर सेक्शन 498A में एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक जजमेंट पास करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया 2022 में जिसका नाम था कह कसा कौशर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2022 में ये जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ साफ बोला कि देखो भाई, जो एलिगेशंस लग रहे हैं पति के खिलाफ या ससुराल वालों के खिलाफ वो स्पेसिफिक नेचर के होने चाहिए। एक जनरल एलिगेशन पर एफआईआर को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जनरल एलिगेशन है वो फेक एलिगेशन भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बोला कि जब पत्नी एफआईआर रजिस्टर करवाने गई है तो उसको बताना पड़ेगा कि उसके साथ हैरेसमेंट कब कब हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है और किसने किया है और किस तरह से किया है। मतलब कि स्पेसिफिकली उसको इंसिडेंट्स बताना पड़ेगा अपनी कंप्लेंट में कि किस व्यक्ति ने उसके साथ कहाँ पर और किस तरह से उसके साथ हैरेस किया है। सिर्फ इतना बोल देना कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ है, मुझको परेशान किया जा रहा है, मेरे साथ मार पिटाई हो रही है, ये एक जनरल एलिगेशन है और इस पर एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो पत्नी को एक प्रिसाइज तरीके से कंप्लेंट देनी पड़ेगी, एक प्रॉपर एलिगेशन लगाना पड़ेगा जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रजिस्टर करवाना है। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रिसाइज कंप्लेंट समझ में आती है, प्रिसाइज एलिगेशन समझ में आता है, तो ही एफआईआर को उस व्यक्ति के खिलाफ रजिस्टर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में साफ साफ बोल दिया कि हर तरह की एलिगेशन पर और हर तरह की कंप्लेंट पर एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है, जजमेंट का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट डबियस नेचर की है या कंप्लेंट से लगता है कि कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में अगर पुलिस ये चाहती है कि पहले वो कंफर्म करे कि ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है, उसके लिए अगर वो इंक्वायरी भी करना चाहती है तो पुलिस एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकती है। तो ऐसे एलिगेशंस पर जिसमें ऑफेंसेस की पनिशमेंट 7 साल से कम है उसमें पुलिस के पास एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की भी पावर है, तो पुलिस उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकती है। और अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद पुलिस को लग रहा है कि हाँ अब एफआईआर करने की ज़रूरत है तो पुलिस एफआईआर कर सकती है, अदरवाइज पुलिस के पास पावर है कि वो एफआईआर नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि जो एलिगेशन लगा है उसमें पनिशमेंट 7 साल से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो पुलिस वहाँ पर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो एलिगेशन लगा है वो सही है या गलत है। अब इसके बाद समझते हैं कि अगर सपोज करो कि पुलिस ने एलिगेशन के आधार पर, कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर को रजिस्टर कर लिया है, तो क्या पुलिस जो है यहाँ पर डायरेक्टली उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो इसका आंसर भी है नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसका नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ऑफेंसेस 7 साल से कम पनिशेबल है उसमें पुलिस को सबसे पहले 41A का नोटिस इशू करना पड़ेगा और उस नोटिस के माध्यम से पुलिस उस आरोपी को थाने में बुलाएगी। अगर वह व्यक्ति, वह आरोपी अगर उस नोटिस को कंप्लाई करता है और थाने में आता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उससे पूछताछ करके उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन 498A है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है। तो यहाँ पर अगर इस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर होता है तो पति को या उसके घर वालों को पुलिस सबसे पहले सेक्शन 41A में नोटिस इशू करेगी। 41A का नोटिस इशू होने के बाद पति या पति के घर वाले इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से बेसिकली अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी
कि फेक एलिगेशन या फिर जनरल एलिगेशन पर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी, एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगर स्पेसिफिक एलिगेशन है किसी व्यक्ति को लेकर तो ही एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा। और अगर पुलिस को लगता है, कोई डाउट है, डबियस नेचर की कंप्लेंट है अगर, तो पहले पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी और उसके बाद ही एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। और एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद पहले 41A का नोटिस भेजा जाएगा और अगर 41A का नोटिस जारी होने के बाद पति और उसके घर वाले इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लेंगे, पुलिस को पूछताछ में सहयोग करेंगे, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है वो ये कि अगर सपोज करो कि जो एलिगेशन है वो फेक था या जनरल एलिगेशन पर ही एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, अगर पुलिस ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की डाउट होने के बावजूद, या अगर सपोज करो कि 41A का नोटिस नहीं भेजा गया, तो इन आधार पर जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसको भी क्वैश करवाया जा सकता है। एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए पति डायरेक्टली हाईकोर्ट अप्रोच कर सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 482 में। सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगाकर वो उस एफआईआर को क्वैश करवा सकता है हाईकोर्ट से। सो आई होप आपको बेसिकली ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।